हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सिलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। इस टेस्ट में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ये जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रैपिड रिवीजन टेस्ट सीरीज है और जो भी कैंडिडेट हमारा कोर्स लेना चाहते हैं वो 1000 रुपये में कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। वो हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। उन्हें कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वो देर न करें और वो हमारे कोर्स के लिए हमसे संपर्क करें। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कहा गया है कि मैं निम्नलिखित को सुमेलित करिए। टायलर, मैक्लेनन, बेकोफन और हेनरी मैन, और इनसे रिलेटेड बुक्स हैं और उनके साथ मैच करना है। तो हेनरी मैन की जो बुक है द एसेट लॉ, इनसे मैच करेगा। बेकोफन का द मदर राइट, मैक्लेनन का प्रिमिटिव कैरेज और टायलर का द प्रिमिटिव कल्चर। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया कि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। बिल्कुल ठीक है। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। जैसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लिव, आर्टिकल 19 में सब बातें कही गई हैं। तीसरा क्वेश्चन, बेकोफन के अनुसार परिवार व्यवस्था का मूल स्वरूप क्या था? परिवार व्यवस्था का मूल स्वरूप जो था स्वच्छंद संभोग, यानी किसी भी के साथ जो है शारीरिक संसर्ग स्थापित करना। चौथा क्वेश्चन, सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है? तो इसका जवाब होगा ग्रीन द्वारा। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा जो है ग्रीन ने प्रस्तुत करी सबसे पहले। पांचवें प्रश्न पर आते हैं, किस समाजशास्त्री ने विवाह तथा परिवार विकास के 15 चरणों की परिकल्पना की है? जो 15 स्टेजेस हैं इसकी संकल्पना करी गई है मॉर्गन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य स्थापित करना जिस व्यवस्था में संभव है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उदारवादी समाजवादी दोनों नहीं होना चाहिए। इसे कहेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद। जैसे भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला 7वां क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है? प्रसारवादी विचारकों के संदर्भ में सत्य कथनों को इंगित करिए। पहला पॉइंट आता है, समूह का की किसी सांस्कृतिक विशेषता और समूह का की किसी सांस्कृतिक विशेषता में समरूपता पर बल। बिल्कुल ठीक। दूसरा, संपूर्ण मानव संस्कृति के प्रसार की जटिलता की व्याख्या। ठीक है। तीसरा है, प्रसारवादी संस्कृति विशेषताओं के मूल उद्गम का पता लगाना चाहते हैं। ये भी ठीक है। चौथा है, सभी समाजों को विकास के कुछ निश्चित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ये गलत। अगला, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। ये कोटेशन किसका है? ये कोटेशन समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, ये है लॉर्ड एक्टन का कोटेशन। 9 नंबर पर आते हैं, इंग्लैंड में नृशास्त्रीय अध्ययन का उद्देश्य प्रत्यक्ष तथ्य एकत्र करने के लिए यात्राएं करने के सिलसिले का शुभारंभ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो ये जो है AC हैडन ने किया था। अगला क्वेश्चन, सोशल इंजीनियरिंग सिद्धांत सबसे पहले किस उदारवादी ने प्रस्तुत किया है? तो इस पर आते हैं, कार्ल पॉपर ने प्रस्तुत किया है। 11 नंबर पर आते हैं, मार्क्सवाद के अनुसार सत्य कथन को इंगित करिए। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग सामाजिक स्तरीकरण में सबसे निम्न वर्ग है, इसके नीचे और कोई वर्ग नहीं है। एकदम सही है। इसके अलावा दूसरे विकल्प पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है।
12 नंबर, फिलहाल मैं दूसरे विकल्प भी पढ़ दूंगा। 12 नंबर पर आते हैं कि मार्क्स ही एकमात्र ऐसा लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। ठीक है। जहां मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद प्रारंभ होता है। बिल्कुल ठीक है। दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं एक दूसरे का। मार्क्स ने अलगाववाद की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से किस शीर्षक के अंतर्गत लिया है? तो पहला ऑप्शन है हिज लाइफ एंड इन्वायरमेंट, गलत। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म, गलत। ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, गलत। फेटिसिज्म एंड कमोडिटी एंड मनी। मेंस जो लोग पढ़ते हैं उनको ये पता होगा कि फेटिसिज्म होता क्या है, यहाँ बताने की आवश्यकता है नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। बिल्कुल ठीक है। साधन और साध्य दोनों को उचित मानते थे, वो दोनों उचित होने चाहिए। जिनके अनुसार अपवित्र साधनों की प्राप्ति से सहायता नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है, व्याख्या भी कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन, मार्क्सवादी अर्थ में अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन द्वारा अलगाव समाप्त किया जा सकता है। सही है। मार्क्स अलगाव को समाप्त किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन मात्र से ऐसा नहीं होगा, इससे नहीं समाप्त किया जा सकेगा। जब तक वो कहते हैं उत्पादन के साधनों पर सभी का समान अधिकार नहीं होगा तब तक नहीं समाप्त किया जा सकता। अलगाव द्वारा व्यक्ति द्वारा अलगाव को झेलना तथा समाज में अलगाव होना एक ही प्रक्रिया से संबंधित है, ये सही है। गांधी के हिंसात्मक सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें उत्तर के कोटों का चयन करना है। आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट, यह निष्क्रियता नहीं है। दूसरा, इसका मूल सिद्धांत सत्य है, गलत। यह कमजोरों का शास्त्र है, सही है। यह जन सहभागिता का साधन, ये भी ठीक है। होल्ड के आधार के रूप में दुर्खिम समाजों का वर्गीकरण उनके संगठन के स्तर के अनुसार करना पड़ता है। होल्ड ने संयोग से निर्मित होने वाले समाज को क्या कहा है? सरल बहुखंडी समाज, पॉलीसेगमेंटल कहा है। 18, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? इसका विकल्प है न्यासिता, ट्रस्टीशिप। अगला, तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करो। इसमें पहला पॉइंट, तुलना हमेशा समान गुणों वालों के बीच में की जाती है, गलत। तुलना समान गुणों वाले व्यक्तियों तथा वस्तुओं शहरों के बीच होती है, सही। दूसरे का 19 का 20 सही। 20 नंबर पर आते हैं। भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है, गलत। भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबंधित करते हैं, सही। कई लोग इसका ए ऑप्शन मानेंगे लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल सुदृढ़ दलीय व्यवस्था है भारत में। 21 नंबर पर आते हैं। इसमें कहा जा रहा है इमाइल दरखाइम के साथ 3 प्रकार की तुलनाएं सार्थक रूप से की जा सकती हैं, कौन सी उनके अनुसार नहीं की जा सकती? चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, एक ही समाज में विभिन्न भागों के तथ्यों में पाए जाने वाले अंतरों की तुलना, ये की जा सकती है। एक ही समाज के विभिन्न स्वरूपों के तथ्यों में पाए जाने वाले अंतरों की तुलना, ये भी की जा सकती है। अपने विकास के स्तर के अनुसार विभिन्न समयों पर विभिन्न समाजों में एक तथ्य में पाए जाने वाले अंतरों की तुलना, ये भी ठीक है। अगला, ये डी गलत है। 2 या एक ही विशेषता को प्रदर्शित करने वाली संस्कृतियों के बीच में तुलना, तो ये सही हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन,
लंबा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कोड की सहायता से कीजिए। पहला, दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग हैं, बिल्कुल ठीक। दूसरा, दबाव समूह राजनीतिक दल में कोई अंतर नहीं, गलत। बिल्कुल अंतर है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ सकते, सही है। दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते, सही। 1, 3, 4 सही है। जैसे सिविल सोसाइटी हैं, प्रेशर ग्रुप की तरह होती हैं। जो लोग मेंस की तैयारी करते हैं उन्हें ये सब चीज़ें पता होंगी, या आप लोग हमारा मेंस का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसमें डेली लाइव क्लासेस होती हैं, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल करें। 23 नंबर पर आते हैं। औद्योगिक देशों में सामाजिक गतिशीलता के साथ साथ कौन समाजशास्त्री सह संबंधित है समाज सोशल मोबिलिटी के साथ? तो ये बेंडिक्स एम लिबसेट। अगला 24 नंबर, लोक मत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सकता। ये कहा है जोस ऑगस्टाइन गैलेस ने। 25 नंबर पर आते हैं। दुर्खीम के अनुसार प्रोटेस्टेंट समर्थकों का प्रतिशत बढ़ता है, आत्महत्या की दर भी बढ़ती है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये सही है, वो डेंसिटी की बात करते हैं दुर्खीम, किसी चीज़ की घटी या बढ़ी दर घातक है। दुर्खीम ने इसे समानांतर परिवर्तन के साथ होने वाले परिवर्तनों की संज्ञा दी है, ये भी सही है। व्याख्या ए सही है, व्याख्या भी करता है। किसने दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचनी व्यवस्था के मध्य सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो ये मॉरिस ड्यूबर्गर ने किया है। दलीय व्यवस्था और निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सहसंबंध, मॉरिस ड्यूबर्गर ने। अगला 27 नंबर पर आते हैं। मातृवंशीय परंपरा में मूल रूप से कौन सम्मिलित होते हैं? इसमें स्त्री, दामाद, पुत्री सभी सम्मिलित होते हैं। वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता शक्ति का केंद्र के एक केंद्र में निहित हो, जिसके प्रतिनिधि जिसकी इच्छा आध्यात्मिक रूप से सर्वव्यापी हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अध्यक्षात्मक सरकार, गलत। संसदात्मक सरकार, गलत। संघात्मक सरकार, गलत। एकात्मक सरकार कहा जाएगा। एक शक्ति या केंद्र में निहित हो तो इसे यूनिटरी गवर्नमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चोग का क्या अर्थ है? चोग का मतलब होता है एक बस्ती में रहने वाला समूह, गलत। एक समूह, गलत। एक बस्ती में रहने वाला विस्तारित नातेदारी समूह, सही। आगे देखते हैं। संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार का सशक्तिकरण होना स्वाभाविक है, ठीक। दूसरा है शक्तिशाली केंद्र के लिए 5 कारक उत्तरदायी हैं। युद्ध राजनीति, मंदी की राजनीति, तकनीकी की राजनीति, आर्थिक अनुदान की राजनीति और दलीय राजनीति। ये सही भी और व्याख्या भी कर रहा है। इकतीस नंबर पर आते हैं। गारो समूह कितने अंशों में बटे हैं? गारो समूह 2 अंशों में बटे हैं। 32 नंबर पर आते हैं। इसमें क्या कहा गया है? 19वीं शताब्दी में किसने श्रेणियों का विकास शीघ्रता से संभव किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अन्य चीज़ों के साथ साथ व्यापार में भी रुचि रखता है, इसके कारण व्यापार से संबंधित श्रेणियां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बन गई हैं, ठीक है। अंग्रेजों के हितों ने अंग्रेजी भाषा को परिचित कराने के लिए बाध्य किया है, ठीक है। आवागमन और संचार के साधनों और जीवन के अनेक क्षेत्रों में तकनीकी विकासों ने भी श्रेणियों को उत्पन्न किया, सही है। ऑप्शन डी सही हो गया। खासी में कुल कैसा होता है?
तो खासी में कुल होता है बहिर्विवाही होता है। खासी गारो जयंतिया जनजातियाँ जो है नॉर्थ ईस्ट की बेसिकली हैं, मात्र सत्तात्मक जनजातियाँ हैं। 34 नंबर पर आते हैं, संसदीय तथा अध्यात्मात्मक सरकारों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाना चाहिए? इसका आधार है विधायिका और कार्यपालिका। अब लोग बताइए अध्यात्मात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है और संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ है दुनिया में? खासी जनजाति में किस प्रकार के विवाह की अनुमति नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न। तो ना तो लेविरेट और ना तो सोरोरेट, दोनों प्रकार के विवाहों की अनुमति नहीं है। लेविरेट पीजीटी में पूछा गया था, आपको पता होगा क्या है। 36 नंबर पर आते हैं, संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी। ये किसने कहा है? जेलिनेक ने कहा है। संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा अपितु एक प्रकार के राज्य की अराजकता की व्यवस्था होगी, जेलिनेक ने। अगला, मैक्स वेबर ने 3 विशिष्ट तरीकों से आदर्श प्रारूपों का उपयोग किया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आदर्श समाज का आदर्श प्रारूप, ये एकदम गलत है। अगला, सामाजिक समूह में कौन सा शामिल है? तो सामाजिक समूह में प्राथमिक और गौड़ समूह शामिल हैं। प्राथमिक और गौड़ समूहों की बात कौन करता है? कमेंट करके बताइए आप लोग। 39 नंबर पर आते हैं। 39 में ले लेते हैं, कौन सा कथन सत्य इंगित करता है? आम तौर से आदर्श प्रारूप किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के ऐसे प्रकार, वर्ग अथवा समूह को कहा जा सकता है जिसकी अपनी खास विशेषता या लक्षण हो। ये ठीक है। दूसरा, आदर्श प्रारूप एक ऐसा समूह है जिसमें सभी विशेषताएं अनुभव पर आधारित होती। गलत। आदर्श प्रारूप एक आदर्शवादी प्रारूप है। गलत। आदर्श प्रारूप के द्वारा जिस वस्तु, वर्ग या समूह का अध्ययन कर रहे हैं उसे संबंधित विशेषताएं होती हैं। गलत। 40 नंबर, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी करी? जब तक जन कल्याण अपनी चरम सीमा तक पहुंच रहा है उस समय वापसी का आदेश देना राष्ट्रीय आपदा के लिए, आपदा से मतलब कुछ कम नहीं है। ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, क्योंकि लगभग सभी ने विरोध करा था। 41 नंबर पर आते हैं, मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप के माध्यम से यथार्थ को किस दृष्टि से देखा? वस्तुपरक नजरिए से देखा है। अगला, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद के बीजांकुरण का काल कहा जाता है? लॉर्ड लिटन का काल माना जाता है। 43 नंबर पर आते हैं, विचार करिए। आदर्श प्रारूप का मूल्यों से कोई संबंध नहीं। शोध के साधनों के रूप में आदर्श प्रारूप का उपयोग वर्गीकरण की तुलना के लिए होता है। अगला पॉइंट, आदर्श प्रारूप की अवधारणा शोध कार्य से में संभावित कारणों की खोज में मदद करती है। यह यथार्थ का विवरण नहीं है। तो इसके लगभग सभी विकल्प सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। अगला 44 नंबर पर आते हैं, महात्मा गांधी का जन आंदोलन सर्वप्रथम किसका अनुवाद है? ये चंपारण का 1917 का। आदर्श प्रारूप के बारे में कौन सा कथन सत्य इंगित करता है? आदर्श प्रारूप निश्चित संख्या में ऐसे तत्वों के अमूर्तीकरण और संयोग से विकसित किए जाते हैं जो तत्व यथार्थ में नहीं पाए जाते। गलत। आदर्श प्रारूप निश्चित संख्या में ऐसे तत्वों का अमूर्तीकरण और संयोग से विकसित किए जाते हैं जो तत्व यथार्थ में पाए जाते हैं लेकिन अपने विशिष्ट रूप में या तो कहीं भी नहीं पाए जाते या बहुत कम पाए जाते हैं। यही सही है, क्योंकि आइडियल टाइप एक आदर्श हैं, उन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए, वो भी प्राप्त नहीं हो पाए हैं। अगला, चांदी की वाणी वाला वक्ता किसे कहा गया है? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला, किस सामाजिक प्रणाली में व्यक्ति के सामने क्रिया करने के जो विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं
उनके संबंध में दुविधा की व्याख्या के लिए पार्सन्स ने किस अवधारणा का प्रयोग किया है? विन्यास प्रकारांतर की अवधारणा का प्रयोग किया है, पैटर्न वेरिएबल का। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षा कौन है? तो आप सभी को पता है, श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारती पूछे तो सरोजिनी नायडू लगेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 49। उपयोगितावाद के संदर्भ में क्या सही है? तो उपयोगितावाद यह राजनीतिक सिद्धांत है, गलत। दूसरा, यह एक आर्थिक सिद्धांत, गलत। यह एक नैतिक सिद्धांत है, सही। 50 नंबर पर आते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था 1857 के विद्रोह को? ये वीडी सावरकर ने कहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने बात करी है 50 प्रश्नों पर। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और आप इसे वाइडली शेयर करिए, कमेंट करिए और आप लोग एक साथ पढ़ाई करते रहिए। और जिन लोगों को मैटर की आवश्यकता है वो हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।